हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। इस वीडियो के अंदर हम जा रहे हैं डिस्कस करने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस वीडियो के अंदर मैंने बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है ना। क्वेश्चंस के साथ में हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन के अंदर आया हुआ होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, dash refers to the cost of additional funds raised by the firm। एडिशनल फंड अगर फर्म को चाहिए, उसके लिए जो कॉस्ट फर्म को देनी पड़ती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो देखो, पहला ऑप्शन है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट, कंपोजिट कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो एडिशनल फंड के लिए जो कॉस्ट की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं क्या? सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट। सही आंसर आपका क्या है? डी। या मार्जिनल कॉस्ट को इस तरह से भी बोला जाता है कि अगर आपको 1 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए तो उस 1 रुपए के लिए जो आपको कॉस्ट लगेगी उसे ही हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट होती है, ये समझिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जो एक्चुअली में आपके पॉकेट से नहीं जाती है। और इसी के अपोजिट एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है जो कॉस्ट आपके पॉकेट से एक्चुअली आपको पे करना पड़े। ठीक है। फिर है आपका कंपोजिट कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट। कंपोजिट कॉस्ट आप कह सकते हो कि कुछ कॉस्ट को मिला करके जो होती है उसे हम कंपोजिट कॉस्ट कहते हैं। और वेटेड एवरेज कॉस्ट होता है कि जैसे आपका कॉस्ट ऑफ डेट है जिसे हम केडी बोलते हैं, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, तो इसमें इनका वेट दे करके, मान लीजिए किसी बिजनेस के अंदर 30% डेट है, 60% इक्विटी है, 10% कॉस्ट ऑफ सॉरी प्रेफरेंस शेयर है, तो इस 30% वेट हम देंगे कॉस्ट ऑफ डेट को, 60% वेट देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी को और 10% वेट देंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को। और इसको वेट देने के बाद जो कॉस्ट निकल के आएगी उसे हम क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट, जिसे हम के डब्ल्यू या सम टाइम हम के ओ भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, a company issued 10,000 10% debentures of ₹100 each at par। ठीक है। कंपनी ने 10% डिवेंचर इशू किया है पार वैल्यू पर। ठीक है। पार वैल्यू का क्या मतलब होता है? 10 वाला डिवेंचर 10 रुपए में इशू हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2022 टू बी मैच्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 2027। मतलब 22 में इशू हुआ, 27 में मैच्योर होगा। कितने साल का पीरियड है? 5 साल। The debentures will be redeemed on maturity at 10% premium। ठीक है। Compute the cost of debenture assuming 35% as tax rate। तो देखिए यहाँ पर हमें बेसिकली कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है। कॉस्ट ऑफ डेट में हमने देखा था दो तरह के कॉस्ट ऑफ डेट होते हैं बेसिकली। जो आपके डेट होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है क्या? रिडीमेबल, और एक होता है इरिडीमेबल, है ना। विमोचनीय और अविमोचनीय। रिडीमेबल का मतलब होता है जिसका कि कुछ दिन बाद आप पैसा क्या कर देते हो? वापस कर देते हो, उसे हम रिडीमेबल कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट बोलते हैं। और ऐसा इरिडीमेबल किसे बोलते हैं? जिसका पैसा हमें कभी वापस नहीं करना है, वो हमारा क्या हो जाता है? इरिडीमेबल। इरिडीमेबल का तो बहुत आसान है आपका कॉस्ट निकालना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 1 - टैक्स रेट डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। कब? जब आपका डेट कैसा है? इरिडीमेबल है, ऐसा डेट है जिसका पैसा कभी वापस नहीं करना है। और दूसरा होता है रिडीमेबल, जिसका कुछ टाइम बाद पैसा आप वापस करने वाले हो। तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है? उस केस में एक तो आपको इंटरेस्ट की कॉस्ट होती है, तो इंटरेस्ट माइनस 1 - टैक्स रेट। 1 - टैक्स रेट क्यों करते हैं? क्योंकि इंटरेस्ट जो भी आप पे करते हो उस पर टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, इसलिए 1 - टैक्स रेट कर देते हैं। ठीक है। प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड मतलब जो पैसा आपको इशू करते समय मिला है, डिवाइडेड बाई एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ
ईयर्स डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड। बेसिकली इन दोनों का आप क्या कर लेते हो, एवरेज ले लेते हो। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन के अंदर आप बताओ, आपका जो डिवेंचर है वो रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है? तो ये रिडीमेबल है, 5 साल बाद पैसा वापस करना है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। इंटरेस्ट कितना है, 10% है, 100 रुपए फेस वैल्यू, मतलब 10 रुपए का इंटरेस्ट आना है। और 1 - t है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - टैक्स रेट कितना है, 0.3 प्लस रिडीमेबल रिडम्शन वैल्यू क्या होगी, 10% प्रीमियम पर रिडीम होना है, 100 वाला डिवेंचर मतलब 110 रुपए, माइनस नेट प्रोसीड 100 रुपए वाला है, और कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दी हुई है। मतलब डिस्काउंट अगर दिया होता तो आप 100 में से माइनस कर, एनपी का नेट प्रोसीड का मतलब होता है कि इशू करते समय जो पैसा आपको मिलने वाला है, तो 100 रुपए है, कोई भी खर्चा नहीं दिया है, तो मतलब नेट प्रोसीड 100 होता। अगर यहीं पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट होता और बोलता मान लीजिए 20% या मान लीजिए 5% डिस्काउंट पर इशू है, तो एनपी कितना हो जाता, 95। यहीं पर ये होता कि मान लीजिए दिया होता कि 1 रुपए इशू कॉस्ट लगेगी, फ्लोटेशन कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं, इशू टाइम सॉरी इशू करते समय अगर कोई कॉस्ट लगती है, तो मान लीजिए बोला होता कि 1% या रुपए एक पर डिवेंचर में आपको फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगी, तो 1 रुपए और माइनस कर देते तो आपकी नेट प्रॉफिट कितनी होती, 94 होती। आई बात समझ में? तो जो भी खर्चे इशू करते टाइम आएंगे वो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, डिवाइडेड बाई कितने साल का पीरियड है, एन। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 110 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 6.5 प्लस एन कितना था आपके पास, 5, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 105। सॉल्व करेंगे, ये 8.5 डिवाइडेड बाई 105, तो ये निकल के आएगा 8.10%। ये आपका आपका क्या आ गया, सी आपका आंसर आ गया, कॉस्ट ऑफ डेट। आई बात समझ में? अब अगर यहीं पर आप बाकी फीचर्स को हटा दो, सबको हटा दो, मान लो रिडीमेबल नहीं है, इरिडीमेबल है, तो ये कैसे आप निकाल लेते, सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करते आप, इंटरेस्ट 10 × 1 - टैक्स करते हैं, मतलब 1 - 0.35, और डिवाइडेड बाई क्या कर देते आप, नेट प्रोसीड मतलब 100, और इसको आप सॉल्व कर लेते, ये होता 6.5 डिवाइडेड बाई 100, तो आपकी कॉस्ट ही कितनी बन जाती, 6.5%। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड कौन सा नहीं है? कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता था, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता था कि एक कंपनी के अंदर जो भी पैसा लगा हुआ है वो किन किन सोर्सेस से लगा हुआ है, उसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते थे। मतलब अगर एक कंपनी के अंदर मान लीजिए 2 लाख रुपए लगे हुए हैं, तो इस 2 लाख में मान लो 1 लाख रुपए इक्विटी का लगा हुआ है, ठीक है, 50,000 रुपए मान लो डेट का है, लोन है, और 50,000 रुपए मान लो प्रेफरेंस शेयर है, तो इसी सबको मिला करके हम इसे क्या बोलते थे, कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते थे। ठीक है, तो कौन सा सोर्स ऑफ कैपिटल फंड, सॉरी सोर्स ऑफ फंड नहीं है, तो देख लो, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर है ये सोर्स ऑफ फंड, कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके पैसे इकट्ठा करती है। इशू ऑफ डिवेंचर, बिल्कुल कंपनी डिवेंचर इशू करके भी पैसे निकालती है, इकट्ठा करती है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो देखो ये दोनों तो सोर्स ऑफ फंड बिल्कुल है है ना। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपका सोर्स ऑफ फंड नहीं होता है, सही आंसर आपका क्या होगा, डी, है ना। बल्कि डिक्रीज इन कैपिटल आपका सोर्स ऑफ फंड होता है, लेकिन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपका सोर्स ऑफ फंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर आप वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप वर्किंग कैपिटल से पैसा लेके नहीं आ रहे हो, बल्कि वर्किंग कैपिटल में पैसा लगा रहे हो, तो ये क्या है, आउटफ्लो है, इनफ्लो नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ मोदी गिलानी मिलर थ्योरी। एमएम अप्रोच
कि का अजम्पशन कौन सा नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजम्पशंस एमएम मॉडल की पूछ लेते हैं। तो देखो, एमएम मॉडल के अंदर जो अजम्पशंस है वो क्या है कि मार्केट परफेक्ट मार्केट है, कोई टैक्स नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, इन्वेस्टर बिल्कुल जागरूक है, उसको सब कुछ पता है ना। ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, इन्वेस्टर जब चाहे खरीद सकता है, जब चाहे बेच सकता है सिक्योरिटीज को। ये है क्या, एमएम मॉडल की अजम्पशंस है। ठीक है, तो पढ़ लो। परफेक्ट कैपिटल मार्केट ये एमएम मॉडल का अजम्पशन है। इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल, बिल्कुल ये अजम्पशन ही है कि इन्वेस्टर को सब कुछ पता है। नो कॉर्पोरेट टैक्स, कोई टैक्स नहीं है, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। इन्वेस्टर आर नॉट फ्री टू बाई एंड सेल सिक्योरिटीज, बिल्कुल ये गलत है। जबकि एमएम मॉडल का की अजम्पशन क्या है कि इन्वेस्टर बाई और सेल करने के लिए एकदम फ्री है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना। ये अजम्पशन नहीं है, नॉट फ्री अजम्पशन नहीं है ना। अजम्पशन क्या है कि इन्वेस्टर फ्री है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिटेन अर्निंग हैव, रिटेन अर्निंग नो कॉस्ट एट ऑल, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि रिटेन अर्निंग से अगर आप फंड, सोर्स ऑफ फंड रिटेन अर्निंग है तो उसकी कॉस्ट क्या होती है। तो रिटेन, सबसे पहले तो समझो रिटेन अर्निंग क्या है। कंपनी ने मान लीजिए नेट प्रॉफिट कमाया 5,000 रुपए का, कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया 2,000 रुपए का, तो कंपनी की रिटेन अर्निंग कितनी हुई, 3,000। ये 3,000 कंपनी अपने बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्ट कर देगी, तो ये एक तरह से सोर्स ऑफ फंड हो गया। क्वेश्चन बोला रिटेन अर्निंग की कॉस्ट क्या होती है। नो कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। तो देखो, कुछ ना कुछ कॉस्ट तो होती है, तो ये आंसर तो गलत है कि कोई कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड ये तो कोई अजम्पशन ऐसा ये है नहीं कुछ भी ऐसा, तो ये आपका होगा नहीं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट हो सकता है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है कि आपके पॉकेट से पैसे जाने चाहिए। तो अगर आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट को बिजनेस में लगा रहे हो तो आपके पॉकेट से पैसे नहीं जाते हैं, है ना। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी नहीं होगा, तो बचा क्या, इम्प्लिसिट कॉस्ट आपका सही आंसर है। वैसे भी इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब ही होता है कि ऐसी कॉस्ट जिसमें आपके पॉकेट का कोई पैसा नहीं जा रहा है, ये जस्ट आपकी क्या है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो ये आपका क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसमें आपका कोई पैसा आपकी जेब से नहीं जाता है। ठीक है, या आप इम्प्लिसिट कॉस्ट को ऐसे भी कह सकते हैं कि नाम मात्र की लागत होती है, एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी अंडर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। द फर्म हैज एन एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ रुपीज 5,000 विथ रुपीज 4,000 ऑफ डेट मार्केट वैल्यू। ठीक है, ये डेट की वैल्यू है 4,000 रुपीज। एज्यूम दैट द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज 20%। तो देखो, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या बोलती थी कि आपकी जो भी नेट ऑपरेटिंग इनकम है, बेसिकली ईबीआईटी की वो बात करता था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको आप क्या करो, कैपिटलाइज कर दो। ठीक है, तो अगर ईबीआईटी को आप जैसे यहाँ पर ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट 20%, तो अगर इसकी मैं कैपिटलाइज कर दूं 5,000 को, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, फर्म की टोटल वैल्यू आ जाएगी, है ना। और ईबीआईटी आपको कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपए दिया हुआ है। तो 5,000 को अगर मैं कैपिटलाइज कर दूं 20% से, तो आपका कितना आ जाएगा, 5,000 डिवाइडेड बाई 20%। 20% मतलब इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे, 5,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 25,000। फर्म की टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 25,000 रुपए, और फर्म के पास डेट कितना है, 4,000 का। टोटल वैल्यू 25,000 की है और डेट 4,000 का है, तो फर्म की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू बेसिकली होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, यही होता है ना। तो एक्चुअल वैल्यू फर्म की 25,000 रुपए है, और इक्विटी की वैल्यू हमें निकालना है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट दिया है कितना, सॉरी 5,000 नहीं दिया, 4,000 दिया, 4,000 दिया है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा, 25,000 माइनस 4,000, तो कितना आ गया,
21,000। हालांकि ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी नहीं है, आप सिंपल भी बता सकते हो कि एक फर्म के अंदर टोटल वैल्यू 25,000 की है, जिसमें से डेट 4,000 की है, तो इक्विटी कैसे निकलेगा आपका, कि टोटल वैल्यू में से डेट हटा दोगे, डेट को हटा दोगे तो इक्विटी की वैल्यू निकल आएगी। कॉमन सेंस से भी आ सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21,000 सी। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who has proposed the net income approach। नेट इनकम अप्रोच को किसने प्रपोज किया, गॉर्डन, डूरन, हुडसन और वॉल्टर। तो आप सबको पता है डेविड डूरन ने नेट इनकम अप्रोच को प्रपोज किया था, ठीक है ना। ये अप्रोच किसने दी, डेविड डूरन ने। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, है ना, बी इज द करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज, who has given the formula P इक्वल टू डी अपॉन के ई माइनस जी। जी मतलब यहाँ पर क्या है, ग्रोथ रेट, डी आपका डिविडेंड, के ई आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। सो कौन सी अप्रोच है जिसके अंदर ये फॉर्मूला यूज होता है डिविडेंड पॉलिसी के अंदर। तो देखो ये है बेसिकली गॉर्डन मॉडल, और गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है अर्निंग, ठीक है, इंटू 1 - बी अपॉन के ई माइनस बी आर, ठीक है। और बी मतलब होता है रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो, ठीक है। तो देखो इसी को अब आगे आप बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे हो गॉर्डन मॉडल ये है, तो देखो यही है बेसिकली। क्या है यहाँ पे, ये अर्निंग है, और ये बी क्या है, रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो का मतलब क्या होता है, 100 रुपए आपने कमाया, सॉरी, अगर आप मान लीजिए 10% डिविडेंड देते हो, रिटेंशन रेशियो का मतलब होता है कि जो पैसा आप बाहर नहीं बांटते हो, है ना। तो अगर आपने डिविडेंड पे आउट रेशियो 10% है, तो रिटेंशन रेशियो क्या होगा, 90%। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि डिविडेंड पे आउट रेशियो जो होगा वो क्या होता है, 1 - ये 90%, मतलब 1 - रिटेंशन रेशियो। तो ये जो 1 - रिटेंशन रेशियो लिखा है, ये क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। और अगर आप मान लो 100 रुपए कमाते हो और उसमें से डिविडेंड पे आउट रेशियो को मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका क्या आ जाएगा, E1 इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल टू क्या होगा, डिविडेंड ही तो होगा। तो इसका रिजल्ट क्या आया, डी। और के ई माइनस बी आर, बी आर ग्रोथ का, जी इक्वल टू होता ही है बी आर, तो ये ग्रोथ का ही फॉर्मूला है। तो ये क्या हो गया, के ई माइनस जी, बन गया ना ऊपर वाला फॉर्मूला। तो ये किसका है, आपका गॉर्डन मॉडल का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द ट्रेडिशनल अप्रोच टुवर्ड्स द वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी एज्यूम। ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बोल रहा है, कौन सी, सॉरी, हाँ अजम्पशंस, ट्रेडिशनल अप्रोच की अजम्पशन कौन सी है, ठीक है ना। तो देख, दैट द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट होल्ड कांस्टेंट विद चेंज इन फाइनेंशियल लीवरेजेस। कह रहा है कि कैपिटलाइजेशन रेट जो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। द टोटल रिस्क इज नॉट अल्टर्ड बाय चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। बोल रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से टोटल रिस्क पे कोई परिवर्तन नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका, द मार्केट आर परफेक्ट, द मार्केट आर परफेक्ट एंड दैट देयर इज एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखो ट्रेडिशनल अप्रोच बेसिकली ये बोलता है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ डेट है, और कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तीनों एक लिमिट तक गिरेंगी,
ठीक है, और उसके बाद क्या होंगी, बढ़ने लगेंगी। या यूं समझ लीजिए कि तीनों कुछ लेवल तक कांस्टेंट रहेंगी और फिर बढ़ने लगेंगी। बेसिकली इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, समथिंग ऐसे, कुछ ऐसे गड़बड़ बन रहा है। जो के ई है समथिंग ऐसे बनेगा, ये आपका के ई होगा, ये आपका के डी होगा, और ये आपका क्या होगा, सॉरी ये के डी नहीं होगा, ये आपका कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या जिसे आप कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के डब्ल्यू भी बोलते हैं, के डब्ल्यू, ये आपका क्या होगा, के डी होगा। ठीक है, इस ये अप्रोच बोलती है कि देखो, किसी भी फर्म के अंदर एक निश्चित लिमिट तक अगर डेट आएगा तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे कोई चेंजेस नहीं आना है। पर अगर डेट बहुत ज्यादा आता जाएगा, डेट बहुत ज्यादा आ जाएगा तो कुछ देर बाद क्या होगे, क्या होगा, इन्वेस्टर जो है वो डरने लगेंगे कि फर्म कहीं डूब ना जाए। इस वजह से कुछ देर तक तो आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कांस्टेंट चलेगा, है ना, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो बढ़ने लगेगा। तो ये देखो, कुछ देर तक कांस्टेंट फिर बढ़ने लगेगा। सेम इफेक्ट इनका सब पर आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन ये बोलता है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये कॉस्ट ऑफ, जो आपका कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होगा, सबसे कम होगा, और उसके बाद वो बढ़ेगा। तो जहां पर ये सबसे कम होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ट्रेडिशनल अप्रोच का जो मेन फोकस है वो ये बोलता है कि हमें डेट और इक्विटी में बैलेंस बना के चलना है, और एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर क्या हो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ट्रेडिशनल अप्रोच का अजम्पशन है कि फर्म के अंदर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें से इसका अजम्पशन जो सही है वो केवल डी अजम्पशन आपका सही है, डी ए इसका एक अजम्पशन है। ठीक है, बाकी डेट के बारे में बोला जाता है कि रेट ऑफ जो डेट है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा सर्टेन पीरियड तक, और उसके बाद वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। सेम चीज बोलता है कि एक्सपेक्टेड रेट जो इक्विटी शेयर होल्डर का है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा या तो बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये है क्या आपका इसके अजम्पशन, इसमें से ये वाला अजम्पशन आपका सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग, द कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी। देखो, ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग मैनेजमेंट ये ट्रेड ऑफ थ्योरी की बात कर रहा है ना। एक थ्योरी हमने पढ़ी थी क्या, ट्रेड ऑफ थ्योरी। ये बोलता है कि अगर फर्म के अंदर कोई डेट है तो उस डेट की वजह से फर्म के अंदर कुछ कॉस्ट भी आएगी। तो जब फर्म के अंदर जो डेट की कॉस्ट है उसकी वजह से कुछ टैक्स बेनिफिट होगा और उसकी कुछ कॉस्ट आएगी, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑफसेट करेंगे। यही आपका क्या, ट्रेड ऑफ थ्योरी। और वो जो कॉस्ट आएगी वो दो तरह की कॉस्ट की बात करता है, एक एजेंसी कॉस्ट होता है, एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट होता है। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट क्या होता है कि अगर फर्म के अंदर डेट आ रहा है तो डेट की वजह से क्या होगा, फर्म के अंदर फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ेगा, है ना। फाइनेंस फर्म के अंदर फाइनेंशियल बर्डन आएगा, फर्म बैंक करप्सी के लिए जा सकती है, और अगर बैंक इंसॉल्वेंट होगी, बैंक करप्सी के लिए चलेगी तो उस पर कुछ कॉस्ट लगेगी, जैसे लीगल एक्सपेंसेस लगेंगे, है ना, प्रोसीजरल कॉस्ट लगेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, वो बैंक करप्सी कॉस्ट बोलते हैं। और दूसरा होता है एजेंसी कॉस्ट। एजेंसी कॉस्ट बेसिकली होता है कि फर्म के अंदर डेट बढ़ने की वजह से मैनेजमेंट के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट होगा, संबंध खराब होंगे, तो उसकी जो कॉस्ट होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, एजेंसी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मॉनिटरिंग मैनेजमेंट की जो कॉस्ट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एजेंसी कॉस्ट, दैट इज डी। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच के बारे में कौन सा सही है? वैल्यू वीएफ, वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, यही आपका सही है। वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू क्या होता है? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। ठीक। नेक्स्ट है आपका, इन द ट्रेडिशनल अप्रोच विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, अभी हमने समझाया था। या तो ये इंक्रीज हो गया तो ग्रेजुअली गिर रहा होगा और फिर अचानक से ऊपर जाएगा, तो हमेशा ये कांस्टेंट नहीं रहता है। सेम ग्राफ बन रहा था कॉस्ट ऑफ डेट का और सेम बन रहा था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, तो कुछ भी कांस्टेंट नहीं था। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंसिंग चॉइसेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सजेस्टेड बाय पेकिंग ऑर्डर थ्योरी। पेकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या बोलता था? ये सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करता था कि अगर फर्म को पैसे की जरूरत है तो वो उस सोर्स से पैसा लेकर के सबसे पहले उस सोर्स को प्रेफर करेंगे जहां पर सबसे कम इंफॉर्मेशन देनी पड़े। तो सबसे कम इंफॉर्मेशन कहाँ देनी पड़ती है? अगर आप अपने प्रॉफिट को ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो, मतलब री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स, तो वहां पर आप अपने ही प्रॉफिट को बिजनेस में लगा रहे हो तो किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो पहली प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, रिटेन अर्निंग जिसे हम बोलते हैं। दूसरी प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? इक्विटी शेयर इशू करोगे तो ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कि डेट इशू करोगे तो ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाएगी? तो देखो, जब इक्विटी शेयर इशू करते हो ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर तो एक तरह का मालिक हो जाता है, मालिक को सब बताना पड़ता है। मतलब जब आप इक्विटी इशू करोगे तो सब कुछ डिस्क्लोज कर दोगे, सब कुछ बता दोगे, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है। और डेट में एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर कम इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, क्योंकि डेट होल्डर को केवल इस बात से मतलब है कि उसका इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए, है ना। बाकी उसको आप क्या बिजनेस कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उससे डेट होल्डर को कोई मतलब नहीं है, लोन देने वाले को कोई मतलब नहीं है। उसको इस बात से मतलब है कि उसका इंटरेस्ट मिल जाए। तो यहाँ पर एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर कम इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है, तो दूसरी प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? डेट होल्डर्स को। और आखिरी प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो आपका सीरियल नंबर कैसे बनेगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, सॉरी, सबसे पहले नंबर पर आप एक नंबर वाला आएगा, फिर 3 नंबर वाला आएगा, फिर 2 नंबर वाला आएगा, 1 3 2। देख लो कौन सा है आपका। सी इज द करेक्ट आंसर, 1 3 2। ठीक है। नेक्स्ट, सपोज दैट अ फर्म हैज 30% डेट एंड 70% इक्विटी इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। Suppose that a firm has 30% debt and 70% equity in its capital structure. The cost of debt and cost of equity are assumed to 8% and 12% respectively. What is overall cost of capital? Corporate tax rate is 30%. ठीक। तो देखो, है क्या? डेट का वेट 30% है, इक्विटी का 70% है, कॉस्ट डेट की 8% है और इक्विटी की 12% है। तो सबसे पहले तो आप कॉस्ट ऑफ डेट निकालोगे पोस्ट टैक्स, तो ये हो जाएगा 8% है इंटू 1 माइनस टैक्स। ये हो जाएगा 8 इंटू 1 क्या है भाई आपका? सॉरी, कॉर्पोरेट टैक्स 30% है, मतलब 1 - 0.30, 8 इंटू 0.7 हो जाएगा 5.6%। ठीक है। अब निकाल लो भाई, तो ये कितना हो जाएगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो 5.6% इसका वेट इंटू 0.3 प्लस 12% इंटू 0.7, ये हो जाएगा 1.68 प्लस 8.40, ये हो जाएगा 10.08% आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अ कंपनी a company issues 10% irredeemable preference shares. The face value per share
द फेस वैल्यू पर शेयर इज ₹100 बट द इशू प्राइस इज ₹95। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर? तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के भी दो फॉर्मूले थे, एक था रिडीमेबल वाला, है ना, एक आपका कौन सा वाला था, रिडीमेबल वाला, और दूसरा वाला था आपका, है ना। रिडीमेबल का क्या था, रिडीमेबल का तो सिंपल सा था कि आपका जो भी आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है डिवाइडेड बाय प्राइस, है ना। तो इस हिसाब से अगर हमारा आंसर हो, सॉरी सॉरी, ये आपका इसका है रिडीमेबल का। रिडीमेबल का मैं बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड, है ना, प्लस और इसकी कॉस्ट क्या होती है, जो भी आप रिडम्पशन वैल्यू होगा माइनस नेट प्रोसीड मिलेगा डिवाइडेड बाय एन एंड होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय, है ना। हमें तो इस फॉर्मूले से निकालना है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 10% वाला है, ₹100 वाला है, तो ये 10 हो जाएगा, और नेट प्रोसीड या इसको नेट एनपी भी लिख सकते हैं, तो नेट प्रोसीड आपकी कितनी है, 95 है। तो इसको आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 95 तो ये हो जाएगा 10.53%। ठीक है, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। अब देखो यहीं पर मैं इसको इरिडीमेबल के केस में भी सॉल्व करा देता हूं। मान लीजिए कि ये डिवेंचर आपका रिडीमेबल के केस में सॉल्व करवा देता हूं। रिडीमेबल का फॉर्मूला तो ये मैंने लिख ही दिया है। अब मान लीजिए ये रिडीम्ड होना था, इसको मान लो 5 साल बाद, ठीक है, और हम मानते हैं कि फेस वैल्यू पर ही इसको रिडीम होना है, तो उस केस में कैसे निकालते हैं आप, तो प्रेफरेंस डिविडेंड आपका ₹10 हो जाता, प्लस आपकी सॉरी, हाँ, रिडीमेबल वैल्यू 100 मान रहे हैं कि फेस वैल्यू पर रिडीम होना है, और नेट प्रोसीड 95 डिवाइडेड बाई 5 साल आपका रिडम्पशन वैल्यू होता, सॉरी रिडम्पशन पीरियड, और ये हो जाता 100 प्लस 95/2, इसको आप सॉल्व करते तो ये क्या हो जाता, 10 प्लस, ये हो जाता 10+1 डिवाइडेड बाई, इन दोनों का एवरेज कितना आता है, 97.5, है ना। तो ये इसको आप सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 11.28%। ये कब हो जाता आपका, जब ये आपका क्या होता है, रिडीमेबल होता, ठीक है ना। तो ये थे आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना। होप आपको इससे आपके एग्जाम में थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। बाकी आप कॉन्सेप्ट अपना, कॉन्सेप्ट की क्लासेस जो अपलोडेड है वहां से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर ले, ठीक है ना, अपनी नोट्स के साथ। ठीक है, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।